चैप्टर में बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज है, तीनों से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए एक बुक बहुत ही प्रिय है और दूसरी को हम छोड़ के चले जाएं कि नहीं हम तुमसे नहीं पढ़ के जाएंगे, तीनों को पढ़ के जाना। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अब अगर आप पढ़ लोगे तो आई कैन गारंटी कि जिनके ऊपर से 101% क्वेश्चन उसमें से बनना ही बनना होता है। क्राफ्ट तो छोड़ना ही नहीं है, पिछले 5 साल का क्वेश्चन देख लो, हर साल क्राफ्ट में से क्वेश्चन आया है। अमर नायिका सिस्टम पढ़ के ही जाना है बेटा। तो एक बेसिक ओवरव्यू लेके जाओगे, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन करते हैं आप। रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांद सितारे जो बनाने हो बना लेना इसके ऊपर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 12th बोर्ड के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाने हैं और जिससे आपका जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 उसको आप अचीव कर सकते हो। तो क्या आप सभी टॉपर्स बनना चाहते हो? तो आइए देखते हैं हमारा इस सेशन, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी हिस्ट्री की इन तीनों बुक्स के ऊपर मास्टर बन सकते हो, उसके ऊपर बहुत अच्छी कमांड अपनी स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, जिसमें आज हम बिल्कुल इतने बढ़िया वाले टॉपिक पढ़ेंगे ना कि जिनको तो छोड़ के जाना मतलब सबसे बड़ी भूल हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो आओ देखो, ये रहा हमारा सिलेबस, जिसका मैं आपको एक बार पहले भी ओवरव्यू दे चुकी हूँ कि भाई देखो 3 बुक है और तीनों बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों बुक का क्या है, इक्वल वेटेज है। ठीक है, तीनों से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए एक बुक बहुत ही प्रिय है और दूसरी को हम छोड़ के चले जाएं कि नहीं हम तुमसे नहीं पढ़ के जाएंगे, तीनों को पढ़ के जाना है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, लेकिन पढ़ के तो जाना है, लेकिन इतना सारा सिलेबस है तो मैम कैसे पढ़े? अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई हूं ना, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इसमें। अब देखो ये रहे हमारे कुछ टॉपिक्स। ठीक है, देखो बेटा पढ़ना तो सारी चीजें हैं, है ना, हर सब जो भी एनसीईआरटी में दिया है, आपका केस बेस्ड है, सोर्स है, टाइमलाइन है, हर चीज पढ़ना है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अब अगर आप पढ़ लोगे तो आई कैन गारंटी कि जिनके ऊपर से 101% क्वेश्चन उसमें से बनना ही बनना होता है। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि पहले हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ लें या जो एग्जाम में आने वाले हैं, है ना, या हम उनको इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं कि भाई अगर वो एग्जाम में क्योंकि आने ही वाले हैं तो क्या हो, उससे हमारे बिल्कुल बढ़िया अच्छे नंबर हमें मिल जाएं। ठीक है, तो वही ये टॉपिक्स हैं जिनको तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। पढ़ना तो सारी कुछ है, एनसीईआरटी तो रीड करना ही करना है, लेकिन ये वो टॉपिक है जिनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि पिछले अगर मैं आपको 10 साल या 15 साल का पूरा मैं एनालिसिस यहाँ पे करके लेकर आई हूँ आपके लिए, और ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं जल्दी से क्या क्या टॉपिक्स होने वाले। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी बुक 1 से। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर हमारा ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है। अब इसमें से क्या सबसे ज्यादा बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, तो पढ़ के जाओगे क्या, अर्ली अर्बन सेंटर्स और उनके सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो क्या है भैया, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है आपकी, टाउन प्लानिंग। ठीक है, टाउन प्लानिंग जो है हड़प्पा की, अगर तुम आज पढ़ लो या कल को तुम एमए कर लो, पीएचडी कर लो, टाउन प्लानिंग आएगी ही आएगी। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। और रही बात सोशल इंस्टीट्यूशन की, तो सोशल इंस्टीट्यूशन में ठीक है क्राफ्ट हो गया, इसका ट्रेड हो गया, ठीक है, और उसके साथ इसकी ब्यूरियल प्रैक्टिसेस हो गई। तो ये वो टॉपिक हैं जो नहीं छोड़ने हैं, क्राफ्ट तो छोड़ना ही नहीं है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन देख लो, हर साल क्राफ्ट में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्राफ्ट के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से इकट्ठा किया, कहाँ पे बीड इंडस्ट्री थी, किस तरीके से हमने पता चला कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्री थी, तो वो पूरी चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके मल्टीलैटरल एस्पेक्ट्स, तो इसका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीजें हमने देखी, सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे थे, उसका भी एक ओवरव्यू लेकर जाओगे आप। उसके बाद अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें आया है वो है इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, क्योंकि मैं चैप्टर ही है क्या है, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, तो मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से ही हमने पूरा चैप्टर समझा है, उस पूरी थीम के बारे में हमें पता चला है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, साथ साथ जो हिस्टोरियंस हैं उनको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आई, है ना, जैसे कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उनको क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद जो जॉन मार्शल हुए उन्हें क्या दिक्कतें आई, तो वो सारी चीजें, ठीक है, उसको अगर आप पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर उठाओगे
2023-24 का, तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको 3 मार्क्स में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप फोकस करोगे, ठीक है। इसमें से तो मतलब आई कैन गारंटी यू 100% कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के वो ये टॉपिक पूछेंगे ही आपसे, ठीक है। चलो दूसरा चैप्टर देखते हैं, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये चैप्टर जो है ये किस चीज के बारे में बताता है? देखो अब जो तीनों चैप्टर है ना उसमें टाइमलाइन सेम ही है, 600 BCE से 600 CE तक, लेकिन बस चीजें क्या हो रही हैं, एक में आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता दिया, एक में उसके सोसाइटी के बारे में बता दिया, तीसरे में उसके रिलीजन के बारे में बता दिया, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें है उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, किंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ के जाओगे, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री है, लाइक उन्होंने जो मौर्यंस की सबसे पहले महाजनपद की बात करी, ठीक है। तो महाजनपद का थोड़ा सा एक ओवरव्यू, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मगध, ठीक है। तो मगध क्यों बाकी सारे महाजनपद से निकल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बड़ा सा एम्पायर उसने बनाया, मौर्यंस का किस तरीके से रोल रहा उसमें, अशोका का क्या रोल था उसमें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत कुषाण के बारे में, जो एक इमेज है कुषाण की शेरवानी वाली है ना, तो वो जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इमेज बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, उससे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, पिछले ही साल आया था, ठीक है। उसके बाद उसके इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, तो जो न्यूमिस्मैटिक्स मतलब कि जो कॉइन के एविडेंसेस मिले हैं उससे क्या ट्रेस किया, गुप्ता के कॉइन से क्या ट्रेस किया, कुषाण के कॉइन से क्या ट्रेस किया, और क्या उसके एपिग्राफ्स, ठीक है, उसके इंस्क्रिप्शंस में से प्रयाग प्रशस्ति में से क्या पता चला, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसमें से क्या पता चला, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रही है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये तो इस चैप्टर में से पढ़कर ही जाना है, ठीक है। चलो अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, तो थर्ड चैप्टर अब हमारा सोसाइटी के बारे में आ गया। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई सोसाइटी में कौन कौन से नॉर्म्स थे, तो पेट्रीलिनियर सोसाइटी थी, तो पेट्रीलिनियर सोसाइटी के क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे। उसके बाद मैरिजेस, तो जो टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं वो कौन कौन सी थी, और सोसाइटी ने नॉर्म्स तो बनाए, लेकिन नॉर्म्स बनाने के बाद भी क्या उनका वायलेशन होता था, तो हाँ होता था, तो उस चीज के बारे में भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका वो क्या है, इसमें वर्णा सिस्टम, ठीक है, वर्णा सिस्टम किस तरीके से था। उसके बाद फिफ्थ वर्णा जो चांडाल्स की उन्होंने बात करी हुई थी, उनके बारे में आपको बात करना है, ठीक है। तो एक बेसिक ओवरव्यू लेके जाओगे, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन करते हैं आपको, ठीक। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महाभारत, ठीक है। महाभारत का क्या रोल है, महाभारत से कैसे हमने उस टाइम की सोशल हिस्ट्री के बारे में सीखा, जो वीएस सुधानकर का जो ओवरव्यू आया इस चीज के ऊपर वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्या कि भाई महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कई सारे आप बोल सकते हो कि स्क्रिप्चर्स तो हैं हमारे पास, लेकिन महाभारत क्यों समय समय पे बदलता रहा, क्या क्या चेंजेस हुए उसमें विद रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, क्या क्या उसमें एडिशन किया गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें अलग अलग सोसाइटी ने अलग अलग टाइम्स के साथ कैसे उसको इंटरप्रेट किया, वो सारी चीजें आप इसमें देख के जाओगे, ठीक है। और महाभारत सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें आप मान लो 100 नहीं 100% क्वेश्चन आता ही आता है, पिछले साल ही आया था इसमें से, ठीक है। चलो फोर्थ चैप्टर थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है भाई, रिलीजन की बात करी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजन जो है इसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म जो है, तीनों का आपको चार्ट तो पढ़ना ही है ना। चार्ट पढ़ के तीनों में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो तो देखना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये मत करना कि भाई बुद्ध के बारे में खोल के बैठ गए, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ मृत्यु हुई थी, वो सब चीजें नहीं, वो नहीं है इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, उनकी टीचिंग्स, और बुद्धिज्म में किस तरीके से जो उनकी टीचिंग्स थी उनको कैसे उन्होंने प्रिजर्व किया। तो अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। उसमें अहिंसा की जो उन्होंने बात करी है, वो कैसे प्रेजेंट वर्ल्ड में रिलेवेंट है, वो उस तरीके से घुमा के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म के बारे में। साथ ही साथ जो स्तूपा की बात बताई हुई उन्होंने, स्तूप की बात बताई हुई है कि भाई सांची स्तूप और अमरावती स्तूप, है ना, कि दोनों का किस तरीके से चीजें हुई, कि स्तूप तो अशोक ने इतने सारे बनवाए थे, है ना, लेकिन उसके बाद भी सांची स्तूप क्यों ऐसा है जो अभी के टाइम तक कितने इतने अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व किया गया है। क्या अलग अलग उन्होंने भोपाल की जो सुल्तान बेगम है उनके बारे में तो बताइए, सिकंदर जहां के बारे में, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या बताना है, उसके साथ साथ कैसे जो दूसरे लोग आए उन्होंने का भी क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे सांची का जो स्तूप है उसका कैसे प्रिजर्वेशन किया गया, और उस प्रिजर्वेशन की वजह से कैसे वो अपने बाकी कंटेम्प्रेरी स्तूप्स के कंपेरेटिव में कैसे वो इनहैंस हुआ उसकी क्वालिटी में या उसके प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स में, ठीक है। तो वो पढ़ के जाना, ये सांची वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। चलो अब इसमें नेक्स्ट देखो, फिफ्थ चैप्टर ये हो गई हमारी सेकेंड बुक पार्ट 2, है ना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखें तो तीनों जो ट्रैवलर्स हैं उनकी कहानी, लेकिन कहानी क्या, कहानी है ना, वो नहीं कि भाई कब आए, कब पैदा हुए, कब कौन सी बस से आए, कौन सी ट्रेन से आए, वो नहीं पढ़ना, यहाँ आके क्या काम किया वो पढ़ना है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सोशल हिस्ट्री बाय द ट्रैवलर्स, तो जो अल बरूनी आए उन्होंने ब्राह्मण्स के बारे में क्या बताया, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे, कौन कौन सी बुक्स का यूज किया, ठीक है, फिर कैसे उन्होंने सोशल हिस्ट्री को बताया इंडिया में आके, वो चीज। उसके बाद आगे कौन, इब्न बतूता, तो इब्न बतूता ने दिल्ली और दौलताबाद का जो किस्सा है उनका, वो किस तरीके से उन्होंने डिफरेंशिएट किया, क्या क्या सिटीज के बारे में डिस्क्राइब किया, वो बताओगे। और बर्नियर ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करी थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल और जो फ्रांस था उसके बीच में उन्होंने कैसे कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर किया था वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से यही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे इस चैप्टर में, फटाफट इसको रिवाइज करोगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। उसके बाद चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब आएगा ही आएगा वाला जो चीज है ना वो इसके ऊपर आ जाएगी। अब क्या पढ़ेंगे इसमें से, तो सबसे पहले क्या मतलब जो भी सूफी और जो भक्ति मूवमेंट है उनके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू आपको रखना है कि भाई कौन सा क्या है, कौन हिंदुइज्म के बारे में बता रहा है, कौन इस्लाम रिलीजन के बारे में बता रहा है, कैसे उसमें चेंजेस आए। और जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कबीर और गुरु नानक। मीराबाई का भी इंपॉर्टेंट है, एक साल आया था 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, लेकिन जो कबीर और जो गुरु नानक की टीचिंग्स हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कैसे रिलेवेंट है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो वो पढ़ के जाओगे। उसके साथ साथ और क्या पढ़ोगे भाई, सूफी सेंट्स जो हैं उनके बारे में, जो उनका जो उन्होंने रॉब के बारे में बताया, किस तरीके से कपड़े पहनते थे, सूफ के बारे में बताया, वो सब चीजें, ठीक है, वो एक मोटा मोटा ओवरव्यू लेना है। और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, भक्ति मूवमेंट इन साउथ, ठीक है, तो अलवर वाला किस्सा, नैनार वाला किस्सा, वो पूरी चीजें आपको पढ़ के जानी है। और क्या ये जो पूरी चीजें हैं इनका स्टेट के साथ रिलीजन है ना, कि भाई जब सूफी सेंट्स थे तो जो स्टेट है वो कैसे सपोर्ट करता था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे उन्हें सपोर्ट करता था, अलवर नैनार के क्या क्लैशेस हो रहे हैं, वो सब चीजें आप पढ़ के जाओगे इसमें, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है इसका। चलो अब इसके बाद 7 चैप्टर की बात करेंगे, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में देखो नाम से, चैप्टर के नाम से समझो क्या इंपॉर्टेंट है, इंपीरियल कैपिटल। इंपीरियल कैपिटल मतलब कि कैपिटल इंपॉर्टेंट है, तो कैपिटल में क्या है, उसका आर्किटेक्चरल फीचर। तो आर्किटेक्चरल फीचर कौन से हो गए, महानवमी डिब्बा और जो उसके टेम्पल है, विरूपाक्षा टेम्पल वगैरह, ठीक है। तो महानवमी डिब्बा इज वन ऑफ दी थिंग जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप केस स्टडी उठा लो, चाहे आप 3 मार्क्स उठा लो, चाहे आप 8 मार्क्स उठा लो, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा उसमें से, ठीक है। तो महानवमी डिब्बा इज वन ऑफ द टॉपिक जो आपको पढ़कर ही जाना है। उसके बाद टेम्पल्स का एक बेसिक ओवरव्यू, जो फोर्ट का कंस्ट्रक्शन है वो कैसे किया, और साथ ही साथ उनका पॉलिटिकल कल्चरल सिस्टम, इसका एक बेसिक ओवरव्यू लेके जाओगे, ठीक है। फॉरेन ट्रेवलर्स ने जो बताया है उनके बारे में वो चीज, अब्दुल रजाक वाला, ठीक है। तो सिटी प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, रूलर्स ने किस तरीके से किया वो। और क्या पढ़ोगे इसमें ज्यादा फोकस करके, कृष्णदेव राय के बारे में। तो जो कृष्णदेव राय हैं उनकी वजह से कैसे विजयनगर एम्पायर फेमस हुआ, उनका एक्सपांशन, उनका कंसोलिडेशन, उनके जाने के बाद क्या क्या चीजें बदली वहां पे वो। और जो क्वेश्चन अभी पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा आपको वो क्या है, अमरनायका सिस्टम। अमरनायका सिस्टम पढ़ के ही जाना है बेटा, ठीक है। अमरनायका सिस्टम थोड़ा सा एक अष्टदिग्गज के बारे में देख लेना। तो इस तरीके से मतलब मोटी मोटी चीजें जो जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे वो क्या है, कृष्णदेव राय, और उसके बाद दूसरा क्या है, महानवमी डिब्बा। बाकी का जो पूरा चैप्टर है उसको मोटे मोटे तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर 8 के ऊपर, पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट। इसमें किस चीज की बात करी है, तो भाई एग्रीकल्चर की बात करी है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है वो हमने देखेंगे मुगल स्टेट में, ठीक है। उसके साथ क्या इंपॉर्टेंट है, ये रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांद सितारे जो बनाने हो बना लेना इसके ऊपर, ठीक है। तो वुमेन का क्या रोल था एग्रीकल्चर में वो देखोगे, ठीक। उनको किस तरीके से चाइल्ड बियरर माना जाता था, अपने पति, डाउरी का क्या वो वहां पे क्लैशेस हो रहे हैं, वो सब चीजें, ठीक है। तो वुमेन का रोल, एक जो विलेज पंचायत वाला रोल है, ठीक है, विलेज पंचायत भी आता ही आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, विलेज पंचायत, और रोल ऑफ जमींदार जो शुरू के पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो रोल ऑफ जमींदार, और मतलब जो एक ट्रांजिशन फेज बता रहा है ना वो मुगल से ब्रिटिश के बीच में, उसके लिए जमींदार से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये तो पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन भी आपको एक क्वेश्चन बताया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगल्स का, तो वो कैसे उन्होंने रखा, कैसे सोसाइटी को उसमें इनकॉर्पोरेट किया, वो सब चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब 9th चैप्टर की बात करेंगे, कॉलोनिज्म इन द कंट्री साइड। यहाँ से आगे हम हमारी 3rd वाली बुक पे, ठीक है।
कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड में रेवेन्यू सिस्टम, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में उसके प्रोज क्या थे, कॉन्स क्या थे, वो सब चीजें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डेक्कन रिवोल्ट, ठीक है, जो बॉम्बे में क्या चीजें हुई, किस तरीके से डेक्कन का रिवोल्ट हुआ, अमेरिकन वॉर जो सिविल वॉर हो रहा था, और जो इंडिया में उन चीजों के बीच में क्या रेलेवेंस हुआ कॉटन को लेके, वो क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। उसके साथ साथ संथाल्स और पहाड़ी के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के आपस में किस तरीके से जो मनमुटाव थे वो हुए, ब्रिटिशर्स का कारण क्या इंपैक्ट आया और कैसे उनकी लड़ाई में और आग लग गई, ठीक है, तो वो सब चीजें देखोगे इसमें, ठीक है। तो मोटा मोटा जो है इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो डेक्कन रिवोल्ट वाला हो गया, एक पहाड़ीज वाला हो गया, और एक फिफ्थ रिकॉर्ड पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन पूछते हैं वो फिफ्थ रिकॉर्ड वाली, ठीक है, तो वो चीज, ठीक है। तो इतना चीजें आपको इसमें से पढ़ना है, ज्यादा फोकस नहीं रखोगे इस चैप्टर पे। चलो अब अगला देखेंगे, रिबेल्स एंड राज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिबेल्स एंड राज में क्या देखना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, कॉज, इवेंट, सप्रेशन, ठीक है। कॉजेस कौन कौन से हो गए, स्पेशली मिलिट्री कॉज, र्यूमर्स किस तरीके से हेल्प करा, र्यूमर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, वो चीज आ जाएगी, इवेंट्स कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, और सप्रेशन, ठीक है। सप्रेशन का तो क्वेश्चन बनेगा ही कि सप्रेशन किस तरीके से किया उन्होंने, तो सप्रेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई यूनिटी जो अमंग मुस्लिम्स के बीच में थी, हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में जो यूनिटी थी, राजा और प्रजा के बीच में जो यूनिटी थी, वो सब चीजें, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है उसमें अवध का रोल, कि भाई क्यों अवध के ही लोगों ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया, क्यों अवध को ही आप बोल सकते हो एक मेन सेंटर है वहां पे, अवध से ही क्यों ज्यादा लोग आए, ठीक है, मेन सेंटर भी वही हो गया, वो सब चीजें, मतलब अवध के बारे में जो भी चीजें हैं वो अवध इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ द रिवोल्ट की कहां कहां से हमें इस रिवोल्ट के बारे में पता चला, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, इसमें कौन कौन से, भाई 10th में भी ये चीज पढ़ी है लेकिन अब थोड़े और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ उन्होंने ये चीज आपको बताई हुई है। तो सबसे पहले देखो चैप्टर के नाम पे ही पता चल रहा है क्या, सिविल डिसोबीडियंस, तो सिविल डिसोबीडियंस के सारे पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं कि भाई जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो कैसे एक मास मूवमेंट बना और कैसे गांधी जी ने कंट्रीब्यूट किया उसको मास मूवमेंट बनाने में, ठीक है। गांधी जी क्या थे, लोगों के लीडर थे ना, लीडर्स तो बहुत पहले भी आए गांधी जी के भी, लेकिन गांधी जी को क्यों बापू का दर्जा दिया गया, क्यों उनको एक मास लीडर बोला, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है उनके कि मास अपील क्या थी गांधी जी की। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी है आपको नॉन कॉपरेशन के बारे में और क्विट इंडिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गांधी जी के बारे में और जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था उसमें सोर्सेस का क्या रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का, बायोग्राफीज का, ऑटोबायोग्राफीज का, डायरीज का क्या क्या रोल है वो आप इसमें देख के जाओगे, ठीक है। ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, किसके ऊपर मेन फोकस रखना है, सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर और गांधी जी के ऊपर, ठीक है। चलो और देखो इसमें लास्ट चैप्टर आ गया हमारा फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज है। पहली चीज जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो गई है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में कौन कौन सी होगी, फेडरलिज्म वाली जो है जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, वो तो पढ़ के ही जाओगे, गलती से भी मत छोड़ जाना उसको, ठीक है, वो पढ़ना ही पढ़ना है, 101% उसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो फेडरलिज्म में से क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज को आप मॉडरेट बेसिस पे पढ़ सकते हो, और एक और चीज होती है इसमें इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली है ना, रिजर्वेशंस और इलेक्टोरेट वाली, तो ये जो चीज है वो पढ़ के जानी है। लास्ट जो है इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का छोटा मोटा बेसिक ऑब्जर्वेशन आप ले सकते हो, ठीक है, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा इसमें से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल है, वो सब चीजें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फेडरलिज्म का टॉपिक, मैं आपको गारंटी कर रही हूँ आप जाके आज उठाओगे 5 पेपर है ना पिछले साल के, इसमें 2-4 में आपको मिल जाएगा फेडरलिज्म, ठीक है। तो फेडरलिज्म घुमा फिरा के वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, तो फेडरलिज्म तो पढ़ के ही जाना है। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो दूसरी डिबेट्स हो रही हैं लैंग्वेज वगैरह, उसको भी पढ़ के जाओगे, है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना बेटा कि हम कुछ ही टॉपिक पढ़ के जाएं, क्योंकि हमें नंबर तो पूरे ही लेके आने हैं, ऐसा थोड़ी कि आधे अधूरे लेके आने, है ना। तो सारा ही पढ़ के जाना है, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए इसके ऊपर ज्यादा फोकस रख के पढ़ना है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और आंसर राइटिंग की भी पूरी टेक्निक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वो अगर आपको रेफरेंस करना है तो आप आती है, उसमें से भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने आंसर वगैरह लिखे हैं, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको कराने के लिए। इसके साथ आपको अब और किस चीज में डाउट है और किस तरीके के वीडियो आप हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसकी चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन, आइडियाज, व्यूज, जो भी चीजें हैं सब हमें दिखाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।